ठीक है, फोर्थ चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, जनन स्वास्थ्य है ना। इसको आंग्ल भाषा इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। ठीक, इसका फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें निम्न शब्दों का विस्तार बताना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये फुल फॉर्म में पहला आता है आईयूसीडी। इसकी फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इसे हम जो शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वो कॉपर टीबी कहते हैं, है ना। ये बेबी में डिफरेंस करने के लिए लगाई जाती है। मतलब जैसे पहला बच्चा हो गया और दूसरा बच्चा अगर किसी दंपत्ति को चाहिए तो उसको डिफरेंस करने के लिए ये यूज करते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, सेकंड है एसटीडी। एसटीडी को बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। जो डिजीज सेक्स के द्वारा फैलती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, फिर इसका नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता, वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। मतलब ये क्या करता है, इस इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। ऐसा ही कुछ अभी जो चल रहा है वायरस, कोरोना वायरस, आप लोगों ने सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? कोरोना अभी अभी आया है, बेरसिया में भी स्टार्ट हुआ है अभी अभी। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी इम्यूनिटी पे ही अटैक कर रहा है, लेकिन ये इम्यूनिटी खत्म नहीं कर रहा है। एड्स वायरस क्या करता है, इम्यूनिटी खत्म ही कर देता है, बाकी कोई मैटर ही नहीं उसका, कंप्लीट खत्म। कोरोना वायरस क्या कर रहा है कि इम्यूनिटी से खेल रहा है, कि जैसे होता है ना कि घुमाना, जैसे चोर होता है ना कि घुमा के इधर उधर करके और माल उड़ा ले जाता है, ऐसे ही कुछ कोरोना वायरस कर रहा है। जो एड्स फैलता है वो किसके कारण फैलता है, एचआईवी के कारण, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, किसकी फुल फॉर्म है, एचआईवी की। ठीक है, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अभी कोविड कोरोना में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है ना, इसी ने ही बताया था कि चीन में एक कोविड कोरोना वायरस करके एक नया वायरस आया है जो ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, मतलब इंसान से इंसानों में फैल रहा है ना। तो इसी ने बताया था ऑर्गेनाइजेशन, और ये क्या करती, स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं उन पे ये काम करती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, लैंगिक संपर्क से होने वाले 3 रोगों के नाम बताइए, है ना। पहला रोग क्या है, एड्स, ये आप सुन चुके हैं। एचआईवी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, दूसरा है गोनोरिया, है ना, गोनोरिस नहीं है ये ना गोनोरिया है। ठीक है, इसमें रोगजनक कौन है, निजेरिया गोनोरी, है ना। किसके द्वारा फैलता है ये, निजेरिया गोनोरी। ठीक है, थर्ड है इसमें सिफिलिस। सिफिलिस किसके द्वारा फैलता है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। 3 पूछे थे, एक और ऐड कर लिया हमने, जेनाइटल हर्पीस। ठीक है, इसका कौन सा वायरस है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। ये आपको याद रखना है ना। ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है 2 नंबर में, है ना। 2 नंबर में क्वेश्चन है, यौन संचरित रोग क्या हैं, गोनोरिया, एड्स और सिफिलिस के रोगाणुओं के नाम लिखिए। ना, ऐसे सभी रोग या संक्रमण जो मेथेन द्वारा
संचारित होते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं, है ना। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए दोनों तरह के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। 3 मार्क्स क्वेश्चन। थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अति से भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज ए वेरी वा मोस्ट वा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन वा, ठीक है ना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए, है ना। इसमें देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ, ये आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, इसमें स्ट्रक्चर केवल आपको समझाने के लिए लिया गया है इसमें, ठीक है। और अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है इतना, ठीक है। इसमें होता क्या है एमनियोसेंटेसिस में, कि जो जब बच्चा गर्भ में होता है, ये आप देखिए बच्चा गर्भ में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मेरा पेन चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, है ना। इस गर्भ के अंदर क्या भरा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, ये भरा हुआ है, देखो एमनियोटिक फ्लूइड, है ना, एमनियोटिक द्रव, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक द्रव। ये लगभग वाइट कलर का होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जो बच्चा गर्भ में होता है उसकी बाहरी आघातों से रक्षा करता है। मतलब जैसे अगर कहीं धक्का लगे या कुछ और हो, या माँ को कहीं झटका लग जाए, तो उन आघातों से क्या करता है ये एमनियोटिक द्रव, रक्षा करता है किसकी, बच्चे की, ठीक है। साथ में क्या होता है, आजकल इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लगभग अगर जैसे 100%, अगर जैसे 100 अगर हम फीमेल लें जो प्रेग्नेंट हैं, उनमें से लगभग 90 फीमेल जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें इस एमनियोटिक द्रव की कमी होती है ना। इस एमनियोटिक द्रव की कमी के कारण क्या होता है कि उन महिलाओं को 5वें या 7वें महीने से क्या होता है, बीपी बढ़ने लगता है ना। और उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक। ये एमनियोसेंटेसिस टेक्निक क्या है कि जो एमनियोटिक द्रव है, उस एमनियोटिक द्रव की थोड़ी सी मात्रा क्या करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा डॉक्टर बाहर निकालता है, और उस द्रव से के द्वारा चेक करता है कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसमें कोई आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है ना। आनुवांशिक बीमारी बहुत सी होती हैं, मैं आप 5th चैप्टर के लास्ट में है कि जैसे 23 गुणसूत्र होते हैं, तो किसी में क्या होता है 22 ही होते हैं, या किसी में एक ज़्यादा हो जाता है, या 2 कम हो जाते हैं, या 2 ज़्यादा हो जाते हैं गुणसूत्र। तो उनके द्वारा क्या होता है, आनुवांशिक अनियमितताएं आती, मतलब बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा गुण या कुछ गुण कम हो जाते हैं ना। तो उनको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस एमनियोसेंटेसिस तकनीक का उपयोग करते हैं। लेकिन आजकल इस तकनीक का उपयोग कहाँ होने लगा है कि गर्भ में जो पल रहा है वो मेल है कि फीमेल है ना। अगर वो गर्भ में पल रही फीमेल है तो क्या करते हैं, उसका एबॉर्शन करा देते हैं ना, उसको गिरवा देते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये टेक्निक है तो अच्छी, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर फीमेल चाइल्ड है तो क्या कर रहे हैं, उसको गिरा देते हैं। बहुत से लोग हैं आजकल जिनकी मानसिकताएं ऐसी हैं ना। तो उसके लिए क्या किया है कि सरकार ने इस तकनीक को बैन कर दिया, ये तकनीक अब यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसी कारण यूज़ नहीं करते। बाकी आनुवांशिक अनियमितताओं का पता लगाने के लिए ये तकनीक बहुत अच्छी है कि अगर बच्चे में कोई आनुवांशिक अनियमितता हो तो उसके विषय में ये तकनीक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ना। तो यही है पूरी तकनीक। अब ध्यान से सुनिएगा इसे। एमनियोसेंटेसिस
वह विधि है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे शिशु में गुणसूत्रीय संरचनात्मक अथवा संख्यात्मक असामान्यता का पता लगाया जाता है। गर्भ में शिशु एक तरल पदार्थ द्वारा घिरा होता है। इस द्रव को एमनियोटिक द्रव कहते हैं। इस द्रव में जाइगोट से बनी कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। लगभग 8 से 12 सप्ताह बाद सिरिंज की सहायता से एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि ऐसा करते समय शिशु का भ्रूण क्षतिग्रस्त ना हो, है ना, उसको कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। द्रव से कोशिकाओं को पृथक कर उसमें उपस्थित गुणसूत्रों का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। यदि किसी प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यताएं पाई जाती हैं तो महिला को गर्भपात कराने की सलाह दी जाती है। है ना, इसे हम एबॉर्शन कहते हैं। एक्स तथा वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के आधार पर शिशु के लिंग का भी पता इस तकनीक द्वारा लगाया जाता है। अतः इसका उपयोग मादा भ्रूण के गर्भपात के लिए किया जाने लगा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा एमनियोसेंटेसिस के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं ना। आप लोग इसे पढ़ लें एक बार। इस तकनीक को जो मैंने बताया था वही है ना। क्या करते हैं, एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालते हैं और उसमें फिर डॉक्टर क्या करते हैं, गुणसूत्रीय अनियमितताओं का पता लगाते हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज या कोई रोग तो नहीं है। 3 मार्क्स का अगला क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण समझाइए। इसमें 6 कारण हैं, है ना। 6 कारण ये आपको लिखे हुए हैं, लेकिन इनके बारे में लिखना आपको, मैं केवल समझाऊंगा इन्हें, है ना। ये एक तरह का निबंध है, आपकी सोच के आधार पर है ना। मैं आपको समझाऊंगा, इसे ऐसा नहीं है नहीं समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, लेकिन लिखेंगे आप लोग इसे, ठीक है। इसमें पहला और दूसरा पॉइंट जो है लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, समाज का अशिक्षित होना, और दूसरा क्या होना, निम्न सामाजिक स्तर, है ना। निम्न सामाजिक स्तर मतलब हम बोल सकते हैं सिंपल फॉर्म में कि उनके पास पैसों की कमी होना या गरीब होना, है ना। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया कि गरीब हैं। अब गरीब रहेंगे तो क्या रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे। अशिक्षित रहेंगे मतलब शिक्षा का अभाव रहेगा। अब शिक्षा का अभाव क्या रहेगा कि अब उन्हें यह मालूम नहीं रहेगा
कि हमारे कितने मोड़ा मोड़ी होने चाहिए। सही बात है ना। मीन्स कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनके यहाँ संख्या होती है वो 8, 10, 6 ऐसी संख्या होती है ना। वो क्यों होती है? क्योंकि उन्हें उसका मालूम नहीं होता कि कितने बच्चे हमारे होने चाहिए। अब जैसे सिंपल ही है कि एक घर है, ठीक है, और उन दंपत्ति के 5 बच्चे हैं, है ना, और उनके पास खेत कितना है? 5 एकड़ 25 एकड़, है ना। अब अगर वो 5 में बांटेंगे तो कितने आएंगी? 5-5 एकड़। 5-5 एकड़ में भी आजकल कछु नहीं हो रहा हो। अब अगर उन्हीं दंपत्ति को यह समझाया जाता कि भाई साहब दो ही बहुत हैं, तो हर एक के बांटे में कितनी आ जाती? 12.5 एकड़, है ना। तो मतलब 12.5 एकड़ में अगर वो कहीं नौकरी भी नहीं करता तो आराम से 13 कर लेता। तो यही होता है समाज का अशिक्षित होना। समझ में आ गया? फिर तीसरा और चौथा पॉइंट लगभग सेम है ना। तीसरा पॉइंट बोलता है सामाजिक कुरीतियां होना, और चौथा पॉइंट बोलता है सामाजिक मान्यताएं होना। सामाजिक मान्यताएं कैसी होना? कि एक मोड़ा तो होना ही चाहिए, मोड़ा के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गई? सामाजिक मान्यता भी हो गई और एक कुरीति भी हो गई, है ना। कुरीति मतलब ये कि अभी भी क्या है कि सोच थोड़ी सी कहीं ना कहीं छोटी है ना। और क्या होता है कहीं कहीं तो है ना, लड़के के चक्कर में लोग है ना 3 लड़कियां, 4 लड़कियां, 5 हो गई, 6 हो गई, लेकिन लड़का चाहिए। मोड़ा होगो जब ही तरेंगे, वे वैसे नहीं तर सके, है ना। तो ये क्या हो गई? सामाजिक कुरीति भी हो गई। और एक और कुरीति क्या है कि लड़का होगा जब ही तरेंगे, मतलब लड़का हमारी चिता में आग देगा जब ही तरेंगे, नहीं तो नहीं तरेंगे। तो ये भी क्या है? एक तरह की कुरीति है ना। ऐसी बहुत सारी कुरीतियां मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूं, ये है ना। तो ये कुछ कुरीतियां भी चल रही हैं ऐसी, और अभी भी हैं। ऐसा नहीं है एडवांस हम मॉडर्न जमाने में भले ही आ गए, लेकिन आज भी ये कुरीति कहीं ना कहीं है। एक मन में छोटा सा कहीं ना कहीं कुछ होता है कि समाज में या परिवार में लोग बोलते हैं कि का भाव है, मोड़ी भैये, मोड़ा होना चाहिए थी, तभी तरोगे, वैसे नहीं तर सकते ना। फिर 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है? कम उम्र में विवाह, ना। ये भी एक कंडीशन है कि आजकल क्या हो रहा है कि जो विवाह हो रहा है वो लगभग, जैसे अगर जॉब में कोई है तो जॉब में लगभग वो सिंपल विवाह लगभग 27 से 30 वर्ष की एज में कर रहे हैं। आजकल तो 34-35 साल की एज में नॉर्मल मान रहे हैं ना। अब अगर ज़्यादा उम्र में विवाह होगा तो क्या होगा? बच्चे कम होंगे ना, 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यदि विवाह जल्दी हो गया तो क्या होगा? बच्चों की संख्या में भी शायद ज़्यादा हो सकती है। और अगर वो कहीं अशिक्षित हुआ तो अशिक्षित होने के कारण तो फिर समझ लीजिए आप, लाइन लगेगी फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, गिनती नहीं है, ठीक है। और लास्ट 6th पॉइंट क्या है? निम्न सामाजिक स्तर के कारण मनोरंजन का अभाव। इतने पॉइंट मैंने समझा दिए, 6ठे पॉइंट अब आप लोग अपने आप समझ जाओगे।
ठीक है, तो ये है जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण।